गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग कल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, व्हाट वर द रीजन्स फॉर अवेकनिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया, हम लोगों ने कल जिस मुद्दे को डिस्कस किया था, कल जिस पॉइंट को डिस्कस किया था, वो था सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स कि किस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारत में राजनीतिक आंदोलन की, राष्ट्रीय आंदोलन की नींव की शुरुआत करी, जिसका प्रतिफल हमें ये देखने को मिलता है कि हम जो राष्ट्रीय आंदोलन हमने चलाया वो साइमल्टेनियसली जो धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज में फैल चुकी थीं, उनके इरेडिकेशन के साथ भी यह जुड़ा हुआ रहा। आज हम लोग जिन कारणों को लेंगे वो कारण हैं पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारण, कि ऐसे कौन कौन से राजनीतिक कारण थे जिनकी वजह से भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना का प्रस्फुटन हुआ, विदेशियों की दास्ता को उखाड़ फेंकने की भावना प्रस्फुटित हुई। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो रीजन ले रहे हैं वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का जो विद्रोह था वो बेसिकली सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था और ये भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि उसने जन विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया। यद्यपि ये विद्रोह कुछ कारणों की वजह से असफल रहा, किंतु ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोह का दमन करने में, इस विद्रोह को दबाने में जिस अमानुषिक तरीके से कार्य किया था, जिस अमानुषिक कार्यवाही का आश्रय लिया था, उससे जनता का असंतोष बहुत अधिक बढ़ गया और ब्रिटिश शासन के द्वारा किए गए दमन के संदर्भ में सर चार्ल्स डिल्के की एक पुस्तक है ग्रेटर इंडिया। इसमें डिल्के का एक कन्फेशन है कि अंग्रेजों ने अपने कैदियों की बिना न्यायिक कार्यवाही के और ऐसे ढंग से हत्या कर दी जो सभी भारतीयों की दृष्टि में पाशविकता की चरम सीमा थी। दमन के दौरान गांव के गांव जला दिए गए, निर्दोष ग्रामीणों का बड़े भयानक तरीके से कत्लेआम किया गया कि यदि मोहम्मद तुगलक जैसे लोगों से उसकी तुलना की जाए तो मोहम्मद तुगलक जैसे लोग भी उस अमानुषिकता के सामने शर्मा जाए। अंग्रेजों की बदला लेने की जो ये भावना थी, इसने असंतोष को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया और विद्रोह ने अंग्रेजों में भारतीयों के प्रति और भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इसको हम एडवर्ड थॉमसन के शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि 1857 के विप्लव के बाद भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति भयंकर घृणा की भावना आ गई थी और भारतीयों में विप्लव का विचार आते ही वे अंग्रेजों से बदला लेने की भावना उनमें बहुत ही ज्यादा प्रबल, बहुत ही बलवती हो जाती थी। दूसरा जो मेन कॉज हम लोग लेंगे जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के अभ्युदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह था राजनीतिक और प्रशासनिक एकता की स्थापना। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में हमें राजनीतिक एकता का अभाव देखने को मिलता है। यद्यपि अशोक और अकबर के द्वारा भारत में अपने साम्राज्य का जितना ज्यादा विस्तार किया जा सका वो किया गया, लेकिन वो राजनीतिक एकता देखने को नहीं मिलती जो राजनीतिक एकता हमें ब्रिटिशर्स के समय में देखने को मिलती है। तो उस समय भी इन महान शासकों के समय में यातायात के साधनों के अभाव की वजह से और इनकी विकेंद्रित शासन व्यवस्था के कारण, इनकी डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के कारण भारत में राजनीतिक एकता को
स्थापित करने में सफलता हासिल नहीं हुई। जबकि जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन के समय में संपूर्ण देश को एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत लाने में सफलता मिली और आवागमन के साधनों ने उन्हें इस कार्य में पूर्ण सहायता प्रदान करी। तो इस आवागमन के साधनों की बदौलत भारत के जो विभिन्न क्षेत्र थे, विभिन्न भाषा भाषी थे, विभिन्न धर्मावलंबी थे, वे पहली बार अंग्रेजी शासन के अधीन एक राजनीतिक सूत्र में बंधते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ संपूर्ण भारत में सर्वत्र एक जैसी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई और इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से भारत एक रूप होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में कोई राजनीतिक एकता को स्थापित करना नहीं था, लेकिन पूरे देश में एक प्रकार की शासन व्यवस्था और यातायात के साधनों के विकास के कारण और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण संपूर्ण देश पहली बार राजनीतिक दृष्टि से एक इकाई के रूप में उभर करके आया, जिसको हम पंडित नेहरू के शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के द्वारा स्थापित एकता की जो राजनीतिक एकता थी, भारत की जो राजनीतिक एकता थी, वो सामान्य अधीनता की एकता थी, लेकिन इसने सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। तीसरा जो महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण हम लोग लेंगे इस राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में, वह है लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीतियां, रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ लॉर्ड लिटन। इस संदर्भ में हम एक सेंटेंस पहले लेते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया कि राजनीतिक प्रगति के विकास में बुरे या क्रूर शासक कभी कभी एक गुप्त वरदान के रूप में काम कर जाते हैं और उनके कारण समाज में ऐसी जागृति उत्पन्न हो जाती है जो वर्षों के प्रचार प्रसार और आंदोलन से भी उत्पन्न न हो पाती। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ये जो सेंटेंस है वो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो भारत विरोधी नीतियां अपनाई गई थी, भारतीयों के विरोधी नीतियां अपनाई गई थी, भारतीयों के लिए दमनात्मक नीतियां अपनाई गई थी, उसके ऊपर पूर्णतः सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें लॉर्ड लिटन के द्वारा कौन कौन से ऐसे कदम उठाए गए जो भारत विरोधी थे, भारतीयों के विरोधी थे, जिसने भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट में उठ खड़े होने में एक स्टिमुलस का काम किया, प्रेरक तत्व के रूप में काम किया। तो इसमें सबसे पहला जो हम ले रहे हैं वह है कि भारतीय नागरिक सेवा की, इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के बैठने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई और ये ऐसा उसने 1876 में किया। इसके बाद दूसरा जो स्टेप लिया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा, अब जब ये इन्होंने 21 से 18 कर दी गई तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि भारतीय लोग इस प्रतियोगी परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते थे। दूसरी बात, इस प्रतियोगी परीक्षा में बैठ जाने के बाद, सफल हो जाने के बाद भी कुछ ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई गईं कि जो अपीयर्ड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हुआ करते थे उनको भी किसी न किसी रूप में येन केन प्रकारेण उस भारतीय नागरिक सेवा से निकाल दिया जाता था। दूसरा जो कार्य लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया वह था दिल्ली दरबार का आयोजन और इसमें 1 जनवरी 1877 को क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित करने के लिए दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया गया और ये दरबार बड़ा ही शान शौकत से भरा हुआ था, जबकि उस समय दक्षिण भारत में
बड़ा खतरनाक दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। भारतीय समाचार पत्रों ने इसके विरुद्ध जमकर के आवाज उठाई। एक समाचार पत्र ने तो ये तक भी लिख दिया कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये दरबार एक और रूप में भारतीय राष्ट्रीयता के लिए वरदान सिद्ध हुआ, और वो इस प्रकार से कि इस दरबार में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक प्रतिनिधि की हैसियत से शामिल हुए, और यहीं पर उनके दिमाग में ये बात क्लिक कर गई, उत्पन्न हुई कि यदि एक स्वेच्छाचारी वायसरॉय की प्रशंसा के लिए देश के राजा अमीर उमरावों को एकत्रित किया जा सकता है, तो देशवासियों को न्याय संगत तरीके से, औचित्यपूर्ण तरीके से समझाए जाने पर वो स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए क्यों नहीं संगठित किया जा सकता। इसी वर्ष जब भारतीय जनता भूखों मर रही थी, भारत से इंग्लैंड को 80 लाख पाउंड के अन्न का निर्यात किया गया, और इस घोर दुर्भिक्ष, उधर शाही दरबार और अन्न का जो निर्यात किया गया, ये दृश्य भारतीयों के हृदय को बेधने वाला था, और इसने भारतीयों के जनमानस में ये भावना उत्पन्न करी कि यदि हम भारतीयों की सरकार होती, हम भारतीयों का राज होता, तो क्या इस तरीके की घटनाएं घट सकती थी, या सरकारों के द्वारा इस प्रकार का भारत विरोधी निर्णय लिया जा सकता था। तीसरा जो स्टेप लॉर्ड लिटन के द्वारा लिया गया वह था अफगानिस्तान पर आक्रमण किया जाना। अफगानिस्तान पर जो आक्रमण किया गया, इसमें 2 करोड़ स्टर्लिंग का खर्चा हुआ, और इसमें ब्रिटिश सरकार इसमें हारी, इनमें हार का सामना करना पड़ा, और दूसरी तरफ जो इसमें 2 करोड़ स्टर्लिंग का खर्चा हुआ वह भारत की निर्धन जनता पर पड़ा। 1878 में भारतीय सेना को साइप्रस भेजने के कार्य का भी भारतीय जनता ने जम करके विरोध किया। अब इसी से कोरिलेटेड एक तीसरा कारण हमें दिखाई दे रहा है, और वह है प्रेस अधिनियम। 1878 में जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये जो दमनात्मक नीतियां अपनाई जा रही थीं, और समाचार पत्रों ने जब इसका कड़ा विरोध किया, तो इन सब से घबरा करके लॉर्ड लिटन ने प्रेस की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का निश्चय किया, और 1878 में भारत सचिव की अनुमति लेकर के ये प्रेस एक्ट पारित कर दिया, जिसका उद्देश्य था भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त करना। रिजल्ट ये हुआ कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से जो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र थे उन पर कठोर नियंत्रण स्थापित हो गया। भारतीयों का जो शिक्षित वर्ग था उसने इसको गैगिंग एक्ट का नाम दिया, और संपूर्ण देश में और विशेषकर बंगाल में इस कानून का इतना प्रबल विरोध हुआ कि अंत में बाध्य होकर के लॉर्ड रिपन को यह कानून रद्द करना पड़ा, और इस प्रकार से इस शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को जनता की मांग के समक्ष झुकना पड़ा, और भारतीयों की इस विजय ने उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में और अधिक उत्साह से भाग लेने को प्रोत्साहित किया। लॉर्ड लिटन का जो दूसरा कदम था जिसने भारतीयों को गुस्से में डाला, वह था भारतीय शस्त्र अधिनियम, इंडियन आर्म्स एक्ट। इस एक्ट के अनुसार भारतीयों को बिना लाइसेंस के किसी भी प्रकार के शस्त्र को लेकर के चलने का अधिकार नहीं था, न रखने का अधिकार था, जबकि जो यूरोपियंस थे, जो एंग्लो इंडियंस थे, उनके ऊपर इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। स्वाभाविक था कि भारतीयों ने इस एक्ट को अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा अपमानजनक समझा और उसके विरोध आवाज उठाने के लिए वो तत्पर हुए। इसी प्रकार से लॉर्ड लिटन की जो आर्थिक नीतियां थीं, वो आर्थिक नीतियां भी भारतीयों को असंतुष्ट करने वाली, नाराज करने वाली थीं, जिसमें लॉर्ड लिटन ने अपनी परिषद के अधिकांश सदस्यों की राय के विरुद्ध
लंकाशायर के उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिए विदेशी सूती कपड़े पर से आयात कर हटा दिया, जिससे जो भारत के सूती वस्त्र उद्योग थे उनको जबरदस्त नुकसान पहुंचा, जबरदस्त हानि पहुंची। और एक तरफ इससे भारत सरकार की आय का एक बहुत बड़ा साधन समाप्त हो गया, दूसरी तरफ भारत में इससे बेरोजगारी भी उत्पन्न हुई। तो ये जो लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाई गई नीतियां थीं, लॉर्ड लिटन के द्वारा उठाए गए जो कदम थे, इन सब कार्यों को देख करके ये कहा जाता है कि शायद लॉर्ड लिटन की नियुक्ति ही ये सारे अनपॉपुलर और हाइनस एक्ट्स को करने के लिए की गई थी, जिन कार्यों को करने के लिए उनके पूर्ववर्ती रूलर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा करने से इनकार कर दिया गया था। लॉर्ड लिटन के इन कार्यों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जनता का जो असंतोष था बहुत ही ज्यादा उग्र हो गया। और इस संदर्भ में सर विलियम बेडन बर्न ने कहा कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल के अंत में जो विद्रोह की स्थिति थी वो अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। राजनीतिक कारणों में एक आखिरी कारण जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, जिसने भारतीयों को न केवल प्रोत्साहित किया, हौसला बढ़ाया, बल्कि उनको संगठित होने में भी मदद करी, और वो था इल्बर्ट बिल विधेयक। जब तक भारतीय जो जजेस थे जातीय विभेद की नीति के कारण इनको अंग्रेजों के मुकदमों को सुनने का अधिकार नहीं था। लॉर्ड लिटन के बाद जब लॉर्ड रिपन आए तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में सन 1883 ईस्वी में तत्कालीन लॉ मेंबर जो विधि सदस्य थे मिस्टर इल्बर्ट, उनके द्वारा व्यवस्थापिका में एक विधेयक रखा गया जिसमें भारतीय जजों को भी अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन जैसे ही इस विधेयक को रखा गया, इस विधेयक के आते ही भारत में जितना भी अंग्रेजी समुदाय था वो इसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ और संगठित रूप में इसने आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये जो आंदोलन शुरू किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ये एक लंबे समय तक चला और इसकी समाप्ति इस बात पर आकर के हुई कि भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे को सुनने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन एक शर्त लगा दी गई कि भारतीय जज इस मुकदमे की सुनवाई ऐसी जूरी की सहायता से कर सकते हैं जिसके कम से कम आधे सदस्य अंग्रेज हों। तो इस इल्बर्ट बिल विधेयक ने भारतीयों को दो बातें सामने रखी। एक, बिना संगठित रूप से आंदोलन किए हुए मांगे पूरी नहीं हो सकती। नंबर 2, इस प्रकार का आंदोलन कैसे किया जाए इसको भी भारतीयों को सिखा दिया गया कि किस प्रकार से बिना संगठित हुए हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। सर हेनरी कॉटन के शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि इस विधेयक और इसके विरोध में किए गए आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीयता पर जो प्रभाव डाला वो प्रभाव विधेयक के मूल रूप में पारित होने पर कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसमें दो चीज निकल के आई। एक, द रूलर्स विल नेवर फॉरगो देयर प्रिविलेजेस। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग एजिटेशन विल ऑलवेज इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल। इस राष्ट्रीय आंदोलन के अभ्युदय के अन्य जो कारण हैं उसको अपन लोग नेक्स्ट टर्म पर लेंगे। थैंक यू।